आज का कुवैत सन 1700 के आसपास मछली पकड़ने वाले बानी उतबा जनजातियों का एक गांव हुआ करता था। आगे चलकर इस इलाके में खजूर, मछली, घोड़े और ऊंट का व्यापार शुरू हुआ। लेकिन 1930 के दशक में तेल के कुओं की खोज ने कुवैत की तकदीर ही बदल दी और तेल की बदौलत कुवैत में दौलत की बारिश होने लगी। देखते ही देखते कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों की फेहरिस्त में शुमार होने लगा। कुवैत की यह कहानी सभी जानते हैं, लेकिन दौलत के गुरूर में कुवैत के शेखों की क्रूरता की हद तक अय्याशी की यह कहानी शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। कहानी कुवैत के शेखों की, उनकी क्रूरता की, उनके अजीब शौक की, अय्याशी की, और कहानी इन क्रूर शेखों का शिकार बने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे गरीब देशों के छोटे छोटे मासूम बच्चों की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप सिहर जाएंगे, आपकी आत्मा कराह उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की यह दिल दहला देने वाली कहानी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 से, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलना होगा। तब साल था 1930। दरअसल 1930 के दशक में तेल की खोज ने कुवैत की तकदीर ही बदल दी थी। तेल कुओं की बदौलत दुनिया भर से कुवैत में पैसों की बारिश होने लगी और यहीं से बेहद तेज रफ्तार में कुवैत का शहरीकरण शुरू हुआ। लेकिन आधुनिकता, शहरीकरण और विकास की रफ्तार में कुवैत की प्राचीन पारंपरिक बेडौइन संस्कृति कहीं पीछे छूटने लगी। बेडौइन संस्कृति का मतलब खाना बदोशी की परंपरा से है। कहा जाता है कि नए अमीरों की नई जीवन शैली की वजह से हो रहे बदलाव की वजह से कुवैत की नई और पुरानी पीढ़ियों के बीच एक पारंपरिक और सांस्कृतिक दूरी पैदा होने लगी। इसलिए अपनी परंपरा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने और पीढ़ियों के बीच की इस दूरी को पाटने के लिए कुवैत के नागरिकों ने अपनी पारंपरिक बेडौइन संस्कृति को पुनर्जीवित करना शुरू किया। दरअसल लोक संगीत, कविता, नृत्य, ऊंट और ऊंट की दौड़ें यानी कैमल रेस बेडौइन परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। ऊंट तो पुराने कुवैत वासियों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल था, क्योंकि तेल का व्यापार शुरू होने से पहले ऊंट ही उनके लिए न सिर्फ आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, बल्कि परिवहन का एक मुख्य साधन भी था। इसलिए अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के प्रयास में कुवैत के नागरिकों ने 1980 के दशक में एक बार फिर से अपनी प्राचीन और पारंपरिक कैमल रेस का आयोजन करना शुरू कर दिया। कुवैत की इन कैमल रेसेस में पुरस्कार काफी बड़े रखे जाने लगे और विजेता ऊंट मालिकों को भारी नकदी के साथ साथ लग्जरी कारें भी पुरस्कार में दी जाने लगी। लेकिन असली आकर्षण सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि और विजेता ऊंट का मालिक होने का गर्व था। इस तरह देखते ही देखते कैमल रेस कंपटीशन कुवैत में सोशल स्टेटस का हिस्सा बन गया और यहीं से शुरू हुई दिल दहला देने वाली वो कहानी जिसका शिकार दुनिया भर के गरीब देशों के बच्चे होने लगे। दरअसल कैमल रेस कंपटीशन में जीत हासिल करने के लिए बेहद ट्रेंड और फुर्तीले कैमल जॉकी की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। कैमल जॉकी का मतलब होता है ऊंट की सवारी करने वाला व्यक्ति। एक अच्छे कैमल जॉकी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका हल्का वजन माना जाता है। शेखों का यह मानना था कि कैमल जॉकी का वजन जितना कम होगा और उसकी हाइट जितनी छोटी होगी, वो उतनी ही आसानी से ऊंट की पीठ पर चिपककर सवार हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कैमल जॉकी की हाइट और वजन जब कम होता है तो दौड़ते समय ऊंट पर उतना ही कम दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ऊंट के दौड़ने की गति काफी बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर इस खेल की शुरुआत में अरब में कैमल रेस में शामिल होने वाले कैमल जॉकी के तौर पर बेहद कम वजन वाले फुर्तीले युवाओं को ऊंटों की सवारी करने के लिए चुना जाता था। लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ धीरे धीरे कैमल रेस में युवा जॉकियों की जगह छोटे बच्चों को शामिल करने का चलन शुरू हो गया, क्योंकि बच्चे वजन में हल्के और हाइट में कम होने के साथ ही ऊंट की पीठ पर ज्यादा आसानी से चिपक जाते थे। और फिर यहीं से शुरू हुई कैमल रेस के लिए बच्चों की तस्करी, खरीद फरोख्त और उनके उत्पीड़न की दिल दहला देने वाली अरबी परंपरा की अमानवीय कहानी, जिसके बाद कैमल जॉकी बनाने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान और मॉरिटानिया जैसे गरीब देशों से 4 से 10 साल तक के बच्चों की यूएई में तस्करी की जाने लगी। अरब के शेख इन बच्चों को या तो खरीद लेते थे या फिर बिचौलिए से एक रकम तय कर अपने कैमल फार्म पर नौकरी के लिए रख लेते थे, जिसके बाद इन बच्चों को कैमल जॉकी की ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग इस बात की
ताकि ये बच्चे अकेले ही ऊंट पर सवार होकर 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार 15-20 किलोमीटर तक ऊंटों को दौड़ा सकें। ट्रेनिंग का तरीका यह था कि इन बच्चों को ऊंट की पीठ पर बांधकर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊंटों को दौड़ा दिया जाता था। कई बार ये बच्चे ऊंट से गिरकर या तो बुरी तरह घायल हो जाते थे या अपनी जान गंवा देते थे। 2005 में आई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों को चाइल्ड जॉकी बोला जाता था। इसी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि चाइल्ड जॉकी के लिए 4 से 5 साल के बच्चों की डिमांड सबसे ज्यादा होती थी। कुवैत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात के अलग अलग देशों के कैमल फार्म्स में अपहरण, खरीद फरोख्त या बिचौलिए के जरिए नौकरी का झांसा देकर लाए गए इन बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान कम से कम खाना दिया जाता था। वजह यह थी कि इन चाइल्ड जॉकी बच्चों का वजन और हाइट बढ़ने ना पाए। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इनमें से अधिकांश बच्चे ऐसे होते थे जिनको गरीबी की वजह से उनके घर वालों ने बेच दिया था। इनमें से ज्यादातर बच्चे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, मॉरिटानिया जैसे गरीब देशों के होते थे। यूनिसेफ के मुताबिक इन देशों के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में एजेंट्स बच्चों के माता पिता को बरगलाकर उनको एक मामूली रकम थमा देते थे। इन बच्चों के माता पिता को अक्सर यह बताया जाता था कि उनका बच्चा कैमल फार्म्स पर खेलता है, अच्छे से खाता है और उसको प्यार से रखा गया है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई यह थी कि ये बच्चे 24 घंटे ऊंट फार्मों पर रखे जाते थे। इस दौरान या तो उन्हें कैमल रेस की खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती थी या उनसे कैमल फार्म्स पर रोजमर्रा का काम कराया जाता था। लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह कि दौड़ में हिस्सा लेने वाले ऊंटों को रोजाना दूध, घी, बादाम और खजूर खिलाया जाता था, जबकि चिल्ड्रन जॉकी बच्चों को जानबूझकर अक्सर भूखा या जीने के लिए केवल बिस्किट या उबला हुआ चावल और नमक खिलाकर रखा जाता था। ऐसा इसलिए ताकि इन बच्चों का वजन और हाइट बढ़ने से रोका जा सके। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि यदि कोई बच्चा ऊंट के लिए रखा गया खजूर चुरा कर खा लेता था तो सजा के तौर पर उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। इतना ही नहीं, इन बच्चों को बिजली के झटके भी दिए जाते थे। लेकिन दौलत के नशे में चूर इन शेखों की क्रूरता और अय्याशी की इंतहा यह थी कि इन बच्चों का यौन शोषण भी किया जाता था। यूनिसेफ द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 75% कैमल फार्म्स पर 4 से 10 साल के कैमल जॉकी बच्चों का यौन शोषण भी किया जाता था और साल 2005 तक अरब देशों में ऐसे बच्चों की तादाद तकरीबन 30,000 थी। गल्फ कंट्रीज में 1980 के आसपास शुरू हुई चिल्ड्रन कैमल जॉकी बच्चों के उत्पीड़न की यह कहानी धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगी, जिसके बाद दुनिया भर में इस परंपरा का विरोध और इसकी आलोचना होने लगी। तब जाकर 1993 में यूएई सरकार ने कैमल रेसिंग में बच्चों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया था। लेकिन अधिकारियों, शेखों और मानव तस्कर एजेंटों की मिली भगत के कारण पर्दे के पीछे चोरी छुपे ये प्रथा आगे भी जारी रही। आखिर में साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद यूएई ने एक और नया कानून पारित करने के साथ ही यूनिसेफ के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत कैमल जॉकी के लिए अरब लाए गए बच्चों के पुनर्वास, उनकी वतन वापसी की प्रक्रिया के लिए यूएई ने आर्थिक मदद की। हालांकि इसके बाद भी अरब में ऊंट दौड़ खेल तो बंद नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर तकनीकी विकास के साथ चिल्ड्रन जॉकी की जगह रोबोट जॉकी का उपयोग किया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ऊंट दौड़ में बच्चों के उपयोग में अब काफी कमी आई है, लेकिन ऊंट दौड़ में बच्चों का इस्तेमाल अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। तो आपका अरब देशों में बच्चों को कैमल जॉकी बनाने के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एनडीटीवी इंडिया पर इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।